हाँ जी क्लास। सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि होता क्या है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो होता है, जैसे अगर हम बात करें तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, आप लोग ज्यादातर प्रोडक्ट्स देते होगे मैन्युफैक्चर वो उधर ही हुए रहते हैं, ठीक है। जितने टेक्स हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूजुअली बैंगलोर, मुंबई या ऐसी जगह प्रोड्यूस हुए रहते हैं, ठीक। बट उनका जो मैक्सिमम कंजम्पशन होता है वो कैसे स्टेट्स में होता है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है ऑब्वियसली, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, या तो फिर जो भी अदर स्टेट्स है जिसमें उनकी कंजम्पशन ज्यादा होती है ना। तो फायदा क्या होता था, फायदा कौन से स्टेट्स को होता था पहले, व्हाट अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग, जब जीएसटी नहीं हुआ करती थी तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को फायदा होती थी, जो स्टेट बनाता था। लेकिन वो स्टेट जहां पे उसको कंज्यूम किया जाता था वहां पे टैक्स कलेक्ट नहीं होता था, तो उसको कभी भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था। बट ये जीएसटी आने की वजह से एंड इसमें भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आने की वजह से अब उन स्टेट्स को फायदा होने लगा जो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। गेटिंग इट क्लास? यस मैम। ओके। यस मैम। हाँ जी, तो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी भी हम लोग ने काफी हद तक देख ही लिया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द नीड्स। जो यूनिट 1 है ये आपका बिल्कुल बेसिक्स है, ये आपके बेसिक को बिल्ड करेगा। ओके, सो नीड ऑफ जीएसटी, आखिर जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप ही लोग से जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है व्हाट इज जीएसटी, बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, फ्रेमवर्क, क्लॉज, बहुत कुछ हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है जीएसटी की नीड क्यों थी इंडिया में, क्या जरूरत थी हम लोगों को जीएसटी की? मैम जो छोटे छोटे टैक्स थे उनको हाँ जी, हटाने के लिए मैम जीएसटी को लाया गया था। एग्जैक्टली देखिए मैम यही। जीएसटी में क्या होता था मैम, इसमें कभी कभी जीएसटी जब नहीं थी उससे पहले मैम डबल टैक्स हो जाता था, कंज्यूमर तो देता ही देता था, जो मैन्युफैक्चरर था वो भी देता था। जो यस मैम। मैन्युफैक्चर था वो भी देता था, और कंज्यूमर भी सिर्फ एक टैक्स नहीं देता था, उसे लग्जरी टैक्स देना पड़ता था, वैट देना पड़ता था, मतलब एन नंबर्स ऑफ टैक्स उसके ऊपर इम्पोज कर दिए जाते थे जो उसको पता भी नहीं होता था व्हाट इज ऑल दीज टैक्स आर ऑल अबाउट, राइट। सो यस यस मैम। मैम। जीएसटी ने क्या किया, इन सबको खत्म कर दिया, ठीक। सो अगर हम लोग इसका पहला पॉइंट देखें तो टैक्स स्ट्रक्चर विल बी सिंपल। व्हाई टैक्स स्ट्रक्चर विल बी सिंपल? क्योंकि अब नाउ द कंज्यूमर हैव टू गिव ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और पहले क्या होता था कि हम लोगों को अलग अलग टाइप के मतलब वैल्यू एडेड टैक्स लगते थे, लग्जरी टैक्स लगता था, छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो अपना लगा देता था, रिटेलर अपना लगा देता था, और उसी के साथ साथ स्टेट्स अपने अलग तरीके के टैक्स लगाती थी। प्रोडक्ट्स पे अलग, एक ही सेम प्रोडक्ट पे डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लग जाते थे, मतलब सोनाटा की घड़ी पे कुछ अलग टैक्स लगता था, फास्ट ट्रैक की घड़ी पे कुछ अलग टैक्स लग जाते थे, रैडो की घड़ी पे कुछ अलग टैक्स लग जाते थे। बट अभी क्या है कि गुड्स को हम लोगों ने स्पेसिफिकली 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, और उन्हीं 6 कैटेगरीज के हिसाब से गुड्स पे टैक्स लगता है, ठीक। मतलब कॉमन काइंड ऑफ टैक्स हर किसी पे। इसीलिए जब टैक्स सिंपल हो गया, लोगों को देने में इजी हो गया, समझने में इजी हो गया, मतलब समझना भी, पहले टैक्स बहुत बड़ी बात होती थी, लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता था कि उन्हें किन किन चीजों पे टैक्स देना पड़ता है। बट अभी द टैक्स इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 2, दैट इज, मतलब ऐसे तो 4 टाइप्स के टैक्स होते हैं, बट जो बेसिकली आप लोग को समझ आया होगा अभी तक वो होगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, है ना, जिसमें किसी एक प्रोडक्ट पे स्टेट को अपना हिस्सा मिल जाता है टैक्स का और स्टेट को अपना। और ये जो टैक्स पे हिस्सा होता है ये कौन डिसाइड करता है क्लास? बताइए, कौन डिसाइड करता है कि किसको कितना टैक्स देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट मैम। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना, एक जीएसटी काउंसिल बनती है जिसमें यस स्टेट मैम। के जो, मिनिस्टर मिनिस्टर हाँ, मिनिस्टर जो करके था मैम। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, है ना, वो लोग मिलके एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो ये सारे लोग मिलके मतलब इसी वजह से पता है एक बेनिफिट ये हुआ कि पहले क्या होता था, स्टेट की राय नहीं ली जाती थी जीएसटी मतलब टैक्स बनाने में, लेकिन जीएसटी के आने से स्टेट की भी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि स्टेट का भी अपना इंटरफेरेंस हो गया डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि मेंबर्स उसके भी हैं,
अर्लियर व्हाट हैपेंड कि जो सेंट्रल में जो भी रहता था वो पूरा कुछ डिसाइड कर लेता था, ठीक है। सो द टैक्स स्ट्रक्चर गॉट सिंपल, देन टैक्स रेवेन्यू विल इंक्रीज। व्हाई आई एम सेइंग दिस टैक्स रेवेन्यू विल इंक्रीज, कोई बताएगा मुझे? देखिए, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले हम लोगों ने बोला कि पहले जो होता था, मैन्युफैक्चरर अपना टैक्स लेता था, रिटेलर अपना टैक्स लेता था, अलग अलग तरीके से स्टेट अपना टैक्स लेती थी, सेंट्रल अपना टैक्स लेती थी, है ना। तो एट लास्ट जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था वो कट कुट के बहुत ज्यादा नहीं रहता था, दो कंज्यूमर को ज्यादा पे करना होता था, फिर भी जो गवर्नमेंट जब टैक्स का कलेक्शन करती थी तो वो उतना ज्यादा नहीं होता था। लेकिन जब एक कॉमन टैक्स हो गया कि घड़ी पे 18% टैक्स ही लगना है, तो मतलब कि स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल अपना अपना डिवाइड करके 18 में से ही डिवाइड करेंगे, ना कम ना ज्यादा। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay, now the next is competitive pricing. ठीक, why it is saying that competitive pricing? Because अब क्या हो गया कि सबको पता है कि सेक्शंस ऑफ गुड्स पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जीएसटी ही इम्पोज होगा। मतलब जैसे कि हमने बात की थी, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती हैं जैसे ब्रेड हो गया, नमक हो गया, इस पे जीएसटी ही नहीं लगता है। ओके, मैं वो पिक्चर खोल लेती हूँ तो यू विल बी गेटिंग इजियर। इस स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. है ना। तो यहाँ पे क्या था कि कुछ जैसे हाईली लग्जूरियस गुड्स की बात करें तो उस पर 28% चला गया था। अगर स्टैंडर्ड रेट, मैम हाँ सॉरी बेटा, टू इंटरप्ट, बट मैम ये पुरानी वाली दिख रही है, जीएसटी वाली। मींस बेटा मैं समझी नहीं। मैम जो आप पढ़ा रही वही स्क्रीन दिख रही है, अच्छा, जो आप लोग गुड्स को, पे इम्पोज हुए हैं वो नहीं दिख रही है। अच्छा जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन को स्टॉप करके वापस से आपको दिखाती हूँ। अभी इट इज बेटर? Yes, ma'am. अभी दिख रहा है बुशरा, विजिबल? यस मैम, यस मैम, यस ओके, मैम, है यस ना। मैम। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये, और बेटा एक चीज ध्यान रखेगा, ये गवर्नमेंट ने फिक्स रेट नहीं है, ठीक। यहाँ पे भी चीजें थोड़ी बहुत वैरी होती हैं, आप लोग को भी पता ही होगा, चीजें थोड़ी बहुत वैरी होती हैं, बट एक स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, है ना। तो अब क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लो, एनी प्रोडक्ट, ठीक, लेकिन 1 सेकेंड, ठीक। तो अब क्या था कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किन किन सेक्शंस पे लगभग कितना % ऑफ जीएसटी लगता ही लगता है, ठीक। तो अब जब मुझे पता है कि सोनाटा की वॉच पे भी 18% लगना है, रैडो की वॉच पे भी लगना है, एंड सेम फास्ट ट्रैक की वॉच पे भी लगना है, तो पता है, तो जो सप्लायर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी प्राइस को मार्केट में कॉम्पिटिटिव लाने के लिए प्राइस कम करेंगे, और जिस प्रोडक्ट अब जो कंपनीज, जो ब्रांड्स अपने प्राइस को कम करेंगे, उनकी मार्केट में डिमांड क्या होगी, इवेंचुअली इंक्रीज होगी, है ना। आप लोग डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट जानते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, मतलब जब भी कभी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, जब किसी चीज की प्राइस को हम लोग कम करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और उसकी बढ़ डिमांड जाती बढ़ती है तो उसकी सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है, अगर सप्लाई नहीं बढ़ती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होने लगती है। ओके, सो इसीलिए जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, वो लोग भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करेंगे कि लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदे। तो हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल रेट को कम कर दे, बिकॉज हम टैक्स को तो कम नहीं कर सकते, बट हम जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उसको तो कम ज्यादा कर सकते हैं ना। गेटिंग इट? Yes, ma'am. हाँ जी। एंड द लास्ट वन इज बूस्ट टू एक्सपोर्ट। बूस्ट टू एक्सपोर्ट का मतलब, जब मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो फिर क्या होता है कि लोग एक दूसरे को हराने के लिए अपने प्रोडक्ट पे ऑफर लाते हैं, अलग अलग तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लाते हैं, अपने प्राइस को कम करते हैं या अपनी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक। तो ऐसे मार्केट में लोगों, और जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, मतलब कि
अपॉर्चुनिटी बहुत क्रिएट होती है। तो इसी से क्या होगा कि जब जीएसटी आएगी तो मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, मतलब जो एमएनसीज हैं, उनको भी इंडियन मार्केट में क्या दिखेगा, स्कोप दिखेगा। जब वो इंडियन मार्केट में आएंगे तो इंडियन जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए तो नंबर्स ऑफ ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, है ना। हो सकता है कि आपको पता है जब वॉलमार्ट इंडिया में 100% आ जाएगी, इफ एवर विल बी द वॉलमार्ट कमिंग टू 100% टू इंडिया। अभी वॉलमार्ट 100% नहीं आई है, अभी वॉलमार्ट आई भी है तो वो उसको एफडीआई पे शेयरिंग के साथ आना पड़ रहा है। अभी उसको 100% एफडीआई नहीं मिली है आने के लिए इंडिया में। जिस दिन उसको 100% एफडीआई मिल जाएगी, देन यू नो व्हाट, जो कोलगेट हम लोग 27 रुपीज का खरीदते हैं, दैट कोलगेट वी विल बी गेटिंग इनटू 7 रुपीज। समझ सकते हैं कि मतलब कंपटीशन का लेवल क्या होगा, दैट विल मोर इनफ टू वैनिश ऑल द डोमेस्टिक प्लेयर्स। समझ रहे हैं आप लोग बेटा, जितने Yes, भी ma'am. डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको वैनिश करने के लिए वो काफी होगा, है ना। इसीलिए जब गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसी कोई कंपनी होती है जिसको उसको लगता है कि वो पूरा मार्केट का टेक ओवर कर सकती है, तो गवर्नमेंट ऐसी किसी कंपनी को 100% अपने कंट्री में आने नहीं देती है। वो क्या करती है, वो कहेगी या तो आप हमारी किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके आओ, या तो आप सिर्फ कुछ लिमिट लेके आओ, कुछ परसेंटेज लेके आओ। 100% उसको कभी भी एंट्री नहीं मिलती है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बूस्टअप हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। और एक तो अगर टैक्स, एक कॉमन टैक्स चलेगा तो किसी भी बाहरी लोगों को हमारा टैक्स समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ओके, क्लियर था ये सब आप लोगों को कि व्हाई इंडिया वाज इन अ नीड टू गेट जीएसटी, क्यों जरूरत Yes, थी हमें ma'am. जीएसटी। Yes, ओके, ma'am. नाउ मूविंग फर्दर इज फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। बस अब इस यूनिट में आपका दो टॉपिक बाकी है, वन इज फ्रेमवर्क एंड अनदर वन इज बेनिफिट। ठीक है, फ्रेमवर्क बेनिफिट के बाद ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट यूनिट शुरू करने के पहले एक दिन रिवीजन क्लास रखेंगे, एंड बिफोर दैट रिवीजन क्लास आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोग एक बार पढ़ के आएंगे। ठीक है, बिकॉज अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो फिर मुझे रिवाइज करवाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, now coming to the framework of GST in India. One second class. Sorry. Okay. फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, फ्रेमवर्क का मतलब कि इंडिया में जीएसटी वर्क कैसे करता है। ओके, सो नाउ कमिंग टू जीएसटी, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जीएसटी जो होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और कॉन्करेंट मॉडल पे काम करता है। कोई मुझे बताएगा कॉन्करेंट मॉडल क्या था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। किसी को पता है व्हाट वाज कॉन्करेंट मॉडल? डुअल और कॉन्करेंट मॉडल? concurrent model was nothing but bifurcation of GST, that is C and SGST. Getting it class? CGST Central है, and state. Yes, ma'am. ये मैंने आप लोग को बताया था कि जो कॉन्करेंट मॉडल पे काम करता है, मतलब कि स्टेट अपना हिस्सा लेगी और सेंट्रल अपना हिस्सा लेगी, जीएसटी जो भी आएगी। ओके, तो इसी के बिहाफ पे अगर हम लोग देखें तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The number one is integrated IGST, integrated goods and service, CGST, central goods and service, SGST, state goods and service, and UGST is union territory, है ना। ये बेटा UGST नहीं है, ये UTGST है, UTGST। ओके, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। ठीक, ये जो एक्ट आया था इसी एक्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब वन बाय वन हम हर किसी का फ्रेमवर्क देखेंगे एंड वी विल बी गेटिंग टू नो व्हाट ईच ऑफ दीज आर सेइंग। ओके ओके, सबसे पहला आता है स्टेट जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी भी मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगी, स्टेट जीएसटी क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। ये सब कोई बहुत बड़े फ्रेमवर्क नहीं है, दे आर वेरी इजी। जीएसटी बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोग इसको कोई नया कंसेप्ट लेके या जो पुराना आप लोग टैक्स पढ़ते आ रहे थे उससे थोड़ा अलग है और बहुत बहुत सिंप्लीफाइड है। ठीक है, सो कोई मुझे बताएगा एसजीएसटी क्या होता है? मैम SGST वो होता है जो स्टेट को जाता है मैम।
जो स्टेट कलेक्ट करती है ना। अच्छा, अब दूसरा ma'am. क्वेश्चन ये है कि ये गुड्स पे करती है कि सर्विसेज पे करती है। अर्लियर जो स्टेट होती थी वो हमेशा गुड्स पे करती थी बस। मैम दोनों पे both करते हैं। goods and दोनों पे services करती है, एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया है कि जो टैक्स होता है, अर्लियर व्हाट हैपन कि स्टेट हमेशा गुड्स पे टैक्स कलेक्ट करती थी और सेंट्रल हमेशा ही सर्विसेज पे करती थी। लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने पे स्टेट और सेंट्रल दोनों को अपनी अपनी पावर्स मिली और दोनों को ही दोनों चीजों में टैक्स मिलने लगा। ओके दोनों में ही वो टैक्स कलेक्ट कर सकती, ईदर इट इज स्टेट और ईदर इट इज स्टेट और ईदर इट इज सेंट्रल। यहाँ पे बस एक कंसेप्ट चलता है, वो चलता है सप्लाई का कंसेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट आप लोग की सप्लाई से ही शुरू होगी, तो हम लोग सप्लाई को ही देखेंगे। ठीक है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विद इन द स्टेट। यहाँ पे एक लाइन लिखी है विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, इंटर स्टेट। समझे आप लोग? विद इन द स्टेट मतलब ये वही कंजम्पशन वाला रूल आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसी स्टेट वाले को ही मिलेगी। गेटिंग इट? यस मैम। हाँ जी, ठीक। देन द टैक्स अमाउंट कलेक्टेड अंडर SGST इज यूज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सबको पता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट SGST कलेक्ट करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में वो टैक्स जाएगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको जैसे भी इन्वेस्ट करना चाहती है, जिस तरह से भी इन्वेस्ट करना चाहती है, वो उस तरह से उसको इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बिल्कुल स्टेट GST की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करेगी और वही कलेक्ट करेगी। ओके, the tax amount collected under CGST will be transferred to central government on a particular product and service. The rate of central GST shall be equal to the rate of GST. ये तो वही हो गया। इन दोनों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन दोनों के लिए ही है कि अगर 18% GST है तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि 9% जाएगा स्टेट का और 9% जाएगा सेंट्रल का। बट ऐसा भी हो सकता है कि 10 स्टेट का जाए और 8 सेंट्रल का जाए, है ना? मतलब कि टैक्स काउंसिल में जैसा भी डिसाइड हुआ होगा। ओके क्लास, मतलब जो भी GST टैक्स काउंसिल बनी है वो जैसा भी डिसाइड करेगी जिस भी प्रोडक्ट के लिए वो वैसा ही होगा। ओके, यस मैम। नाउ UGST जो होती है वो यूनियन टेरिटरीज। मतलब अगर हम लोग स्टेट को अलग करें तो जैसे हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जैसे स्टेट और सेंट्रल बाइफरकेट होता है, वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट यूनियन टेरिटरी में कंज्यूम हो रहा है तो उसका कंसेप्ट क्या हो जाता है? UGST एंड CGST। गेटिंग इट? सेंट्रल और यूनियन टेरिटरी। गेटिंग इट? और सेंट्रल और यूनियन में भी अगर हम बात करें तो हर जगह के लिए सेम होता है। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप, दादर नागर, दमन दीव, चंडीगढ़, हर कुछ इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। बट 2 एक्सेप्शन हैं। 2 एक्सेप्शन क्या है? दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दिल्ली एंड पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के कॉन्सेप्ट से अलग होते हैं और इवन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जैसे गवर्नड होते हैं। ठीक है, स्टेट के जैसे गवर्नड होते हैं। ओके क्लास, यस मैम। ये 2 नोट है, ये आप लोग याद रखिएगा हमेशा। जब भी यूनियन टेरिटरी का आया तो हमेशा याद रखिएगा कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी इनका खुद का लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब इनकी खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। जैसे MLA वगैरह होते हैं, बाकी यूनियन टेरिटरीज की अलग होती है। बाकी यूनियन टेरिटरीज में मेयर्स होते हैं, टाउनशिप चलती है, लेकिन ये बिल्कुल स्टेट की तरह काम करते हैं। जैसे एक राज्य काम करता है वैसे ही दिल्ली एंड पौंडीचेरी काम करते हैं, दो दे आर यूनियन टेरिटरीज फिर भी। ठीक, इसीलिए ये यहाँ पे भी एक्सेप्शन में ही आते हैं। ये स्टेट GST के तरह काम करते हैं, ना कि यूनियन GST की तरह, यूनियन टेरिटरी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, लास्ट टाइप की जो GST होती है वो होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब
तो हम लोग ने देख लिया सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, यूनियन हो गया, तो इंटीग्रेटेड की जरूरत क्या पड़ी? कोई बताएगा कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस की मैम जरूरत? स्टेट वाले कलेक्ट करते थे, सेंट्रल वाले लेते थे, अपने में इंट्रा स्टेट चलता था, लेकिन इंटीग्रेटेड में बोथ दोनों में होता है। इंटीग्रेटेड में बोथ दोनों में होता है, एज वेल एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो हम लोग चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और जो हम लोग चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री हो रही है ना। स्टेट तो इंटर स्टेट की बात करती है, राइट? गेटिंग इट क्लास? आउटसाइड द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द स्टेट। जब भी कभी ऐसा होता है तो हम लोग इंटीग्रेटेड मतलब एक मिली हुई, मतलब जो सारे सिस्टम को एक साथ हैंडल कर रही है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो। गेटिंग इट? ये जो टैक्स लेवाई होता है वो गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी करती है जो आउट ऑफ द कंट्री होता है। सेंट्रल जो होती है वो विद इन द कंट्री ही करती है, लेकिन इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है ये होल ऑफ चीजों को मैनेज करती है, चाहे वो स्टेट जीएसटी हो, चाहे यूटी जीएसटी हो, चाहे सी जीएसटी हो, या फॉरेन से कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हो। तो क्लियर है क्लास? एनी डाउट? इन चारों में किसी को कोई डाउट? मैम ये ग्लोबली ऑपरेट करती है। हाँ बेटा, यहाँ पे लिखा है ना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। ठीक, यहाँ Yes, तक ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. समझ आता है बेटा सबको? Yes, ma'am. आई एम आस्किंग टू एवरीवन, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। यस मैम, आ रहे सुन। यस मैम। कोई भी कॉन्सेप्ट, ये पूरा बेटा थ्योरी पेपर कम है, ये मतलब थ्योरी जो थी इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी उसको छोड़ दो, बाकी जो ये सब चीजें ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट जित अच्छे से समझ में आ जाए तो वो लॉन्ग लाइफ दिमाग में रहता है, और नहीं समझ में आए तो आप हमेशा उसके साथ यू विल बी स्ट्रगलिंग, बट चीजें बिल्डअप नहीं होती है। ठीक, तो मुझे लग रहा है अगर आप लोग पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हो तो द थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके okay, now coming to the last topic of this unit is benefit of GST. benefit of GST, अब इतना GST पढ़ने के बाद आई एम डैम श्योर आप ही लोग मुझे बता पाएंगे। ठीक, नंबर 1 इज रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड करप्शन फ्री टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। ठीक है, चलिए बताइए। टेल क्लास, समझ में सबको आया है तो प्लीज आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोग बताएंगे। क्लास आवाज आ रही है आप लोग तक? Yes, ma'am. ओके, चलिए मैं ही बता देती मैम हूँ। जीएसटी आने से मैम टैक्स की चोरी जो कम हो गई है मैम, खत्म हो गई बिल्कुल कम मैम का। क्योंकि अब चीजें क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी पे आ गई हैं। अब हमें अंदर ही अंदर नहीं पता चल रहा है कौन कितना जीएसटी मार रहा है, अरे कौन कितना टैक्स ले रहा है, कौन सा वाला कौन सा इम्पोज कर रहा है, दुकान वाला कहीं अपना खुद का तो नहीं ले रहा है, जो मैन्युफैक्चर था उसने क्या लिया, या फिर जो मैन्युफैक्चर है उसी ने 3-4 तरह के टैक्स लगा दिए हैं ना। अब क्या सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया है, तो मतलब एक कॉमन चीज है। जब एक ही कॉमन चीज है तब किसी के लिए दिक्कत नहीं है ना। आपको पता है स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जितने भी मर्चेंट्स हैं वो बहुत सफर कर रहे थे। वो इसी वजह से सफर कर रहे थे कि थोड़ा इसको समझने में दिक्कत हो रही थी और बहुत सारी चीजें गायब सी हो गई थी, मतलब अचानक से एक कॉमन चीज आ गई थी। ठीक, और जो जीएसटी है वो हमारे पैन कार्ड से भी लिंक्ड होती है, सिंक होती है। तो आपकी जितना भी पैन कार्ड पे हमारी इनकम जो भी मंथ ईयरली इनकम होती है वो हमारे पैन कार्ड के थ्रू वी कैन रिफ्लेक्ट दैट। तो उसके अकॉर्डिंग कोई चोरी भी नहीं कर सकता, जो जितना देता है वो उतना करेगा। ठीक, देन रिपोर्टिंग होती है हमेशा, देन रिकॉन्सिलेशन ऑफ क्रेडिट, जो भी उधारी लिया था उसका रिकॉन्सिलेशन होता है। ई वे बिल आ गया है,
आप हर गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हो। आपका गुड्स, आपने कुछ ऑर्डर किया है, वो कहाँ पहुंचा, वो कहाँ रुका है, आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। मतलब सब कुछ एकदम पार्शियल हो गया है। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी आ गई है। ठीक है। देन प्रोसीजर ऑफ बेनिफिट। अब प्रोसीजर्स ऑफ बेनिफिट मतलब कॉमन प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन का एक कॉमन प्रोसीजर आ गया है। हर किसी को अलग अलग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं करना है। टैक्स फिलिंग लेसर हो गई है क्योंकि अब एक ही तरह का टैक्स है। रूल्स ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। ईज ऑफ बुक कीपिंग। ईज ऑफ बुक कीपिंग का मतलब कि हम लोग जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स करते थे वो इजी हो गई हैं। और मैं बताऊँ, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं आपके जीएसटी को हैंडल करने के लिए। सो वो एक क्लिक पे चीजें ऑन अ फिंगर टिप्स हैंडल हो जा रही हैं। इट इज नॉट अ डील नाउ। ठीक। कॉमन टैक्स बेस, यूनिवर्सल सिस्टम। ओके। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। याद है किसी को मैंने कैस्केडिंग इफेक्ट बताया था आप लोगों को ऑन योर वेरी स्टार्टिंग? याद है क्लास किसी को व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? अरे बेटा रिप्लाई तो करिए क्लास। मैम स्टार्टिंग क्लास मैंने की नहीं थी मैम। ओहो हो, स्टार्टिंग क्लास ही नहीं की थी, क्या बात है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जब हम लोग एक ही व्यक्ति एक दी हुई टैक्स पे दोबारा टैक्स देता है तो उसको हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इससे क्या हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया। कैस्केडिंग इफेक्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, वरना जिस दिन रिवाइज करवाऊंगी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फिर से एक बार समझा दूंगी तो आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। ठीक। देन टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। जीएसटी के लिए मैंने बताया बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, तो किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न फाइलिंग हो। अब आपको एक सीए हायर करने की भी जरूरत नहीं है, वन कैन डू बाय देयर ओन सेल्फ। ओके। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे टैक्स होते थे तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती थी, अब कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है। ठीक। हायर एग्जेम्पशन लिमिट। पहले जो छूट की लिमिट होती थी, पहले जो रजिस्ट्रेशन के टाइम एग्जेम्पशन की लिमिट होती थी वो 20 लाख होती थी, लेकिन इसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है जीएसटी के आने से। ठीक। जीएसटी एंड मेक इन इंडिया, जैसे मैंने बोला कि अब कॉमन जीएसटी हो गई है तो हर कोई अपना प्रोडक्शन कर सकता है, हर कोई मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज हम खुद से भी चीजें बना सकते हैं। ईज ऑफ ऑपरेशन फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि डिलीवरी से लेके हर चीज पे आप ट्रैक रख सकते हो और कौन सी चीज कहाँ से मिल रही है, आपको कहाँ पहुंच रही है, ईच एंड एवरीथिंग का आप ट्रैक रख सकते हो। सो इट इज वेरी इजियर एंड वेरी ट्रांसफरेबल सिस्टम कि सबको पता होगा कौन सी चीज कैसे चल रही है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1. Any problem to any student till now? बताइए नो क्लास। मैम। ओके, सो सब समझ आया आप लोगों को? आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। होपफुली आ ही गया होगा, थोड़ा मोर